हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फ्लामिंगो बुक का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर द इंटरव्यू। ओके, तो ये जो आपका चैप्टर है, किसने लिखा है इसको? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने एडिट किया है इसको। और ये कहाँ से लिया गया है चैप्टर? आपका द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़, उसमें से छोटा सा पार्ट जो है आपका लिया गया है। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर कौन थे? ये एक रिपोर्टर भी, इन्होंने एज ए रिपोर्टर काम किया है लगभग 10 साल तक। स्टूडेंट थे हिस्ट्री के कैम्ब्रिज में, और उन्होंने आपका जो द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ है उसमें से छोटा सा पार्ट यहाँ पर लिखा है। तो इन्होंने यहाँ पे 2 स्टोरीज़ के बारे में आपको बताया, 2 चीज़ें वो बताएंगे यहाँ पर। देखिए, जब किसी का इंटरव्यू होता है तो सेलिब्रिटीज़ का ही आप मान सकते हैं कि सेलिब्रिटीज़ का ही इंटरव्यू हो रहा है, या कोई ग्रेट पर्सनालिटी है उसका इंटरव्यू हो रहा है, होता है, और लोग लेते हैं उनका इंटरव्यू, है ना। तो जब किसी का इंटरव्यू लिया जाता है तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू लेना अच्छा भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए गलत भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए अगर किसी का कोई इंटरव्यू ले रहा है तो उससे आपको क्या पता लग सकता है? उन लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में, वो कैसे रहते हैं, क्या उनका पूरा रूटीन है, वो सब आपको पता लग जाता है। और ड्रॉबैक में क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा मानना है कि जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो उनकी जो फ्रीडम है ना, या उनकी जो प्राइवेसी है उसको जो है रिड्यूस कर दिया जाता है, या फिर लोग जो है ज़्यादा इंटरफेरेंस अपना करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आपका चैप्टर जो है ये वाला होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो राइटर हैं अम्बर्टो इको, उनका जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने यहाँ पे हमें क्या बताया चैप्टर के अंदर, वो ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया होगा, है ना। कुछ चीज़ें बताई होंगी चैप्टर के अंदर, तो वो हम आगे जो है अपना आप देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Since its intervention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. Well, from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर कोई जर्नलिज्म की फील्ड में, ठीक है, तो इंटरव्यू कभी ना कभी तो देखा ही होगा, उन लोगों ने लिया होगा या देखा होगा, टीवी पे देखा होगा। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जब उनका इंटरव्यू होता है तो या तो आप पेपर में पढ़ सकते हैं उनके इंटरव्यू के बारे में, या आप टीवी पे भी देख लेते हैं कभी कभी, है ना। तो इंटरव्यू एक ऐसा पार्ट है जिसको आप जर्नलिज्म से अलग नहीं रख सकते हैं बिल्कुल भी। और लगभग 130 साल पहले इस चीज़ के बारे में लोगों को पता लगा होगा जब ये इंटरव्यू स्टार्ट हुआ होगा आपका। और आजकल के टाइम में बहुत कॉमन सी बात है इंटरव्यू, ठीक है। हमें कभी ना कभी देखने को मिलता ही रहता है इंटरव्यू किसका हो रहा है, कौन ले रहा है, सब चीज़ें आजकल टीवी पे आई जाती हैं, पेपर में आ जाती हैं। और जो लोग पढ़े लिखे हैं काफ़ी, उनका तो ऐसा मानना क्या मतलब, वो लोग तो इंटरव्यू पढ़ते ही होंगे, कहीं ना कहीं इंटरव्यू पढ़ते ही होंगे। कभी ना कभी अपनी लाइफ में उन्होंने जो है इंटरव्यू के बारे में रीड ज़रूर किया होगा। और जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, उनका तो आप ये मान लो कि लगभग उनका इंटरव्यू तो होता ही रहता है। और कोई सेलिब्रिटी तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई जिसका इंटरव्यू एक से ज़्यादा बार हो गया हो। अगर कोई ज़्यादा हाईलाइटेड है तो उसका इंटरव्यू ज़्यादा बार हो जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे। So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its function, methods and merits vary considerably. Some might make quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth and in its practice an art. Others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them. Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul, है ना, पर्सनस सोल। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है? जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई खर्चा करता है तो उसको बोल सकते हैं इस तरह से, है ना, या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ होने वाली। डिस्पाइस का मतलब क्या होता है? किसी को नापसंद करना। इंट्रूजन का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस करना या इंटरवेंशन होना। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? कि बहुत ज़्यादा पुरानी कोई भी चीज़, है ना। और यहाँ पे और क्या है आपका? स्टीलिंग मतलब होता है चुराना यहाँ पे। डिमिनिशेस का मतलब होता है कम करना, कम करना या कम होना किसी भी चीज़ का। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे, तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू आजकल बहुत कॉमन सी चीज़ है, और लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं, लोगों के अपने अपने परसेप्शन है इंटरव्यू को लेकर, इसके डिसएडवांटेजेस को लेकर और इसके एडवांटेजेस को लेकर। कुछ लोगों को लगता है कि ये अच्छी बात है ना, इंटरव्यू लेना जो है वो अच्छी बात है। उनको ऐसा लगता है कि आप किसी भी इंसान के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। और कुछ लोग इसको एज ए आर्ट भी देखते हैं कि हाँ, बहुत ही अच्छी आर्ट है ये, किसी के बारे में जानना, या उसको उसके अंदर से क्वेश्चंस पूछना और उसको उससे आंसर जो है आप ले लेते हैं फिर। लेकिन अगर हम देखा जाए कि अगर जिसका इंटरव्यू हो रहा है, अगर हम उसको इस तरह से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको अच्छा ना लगता हो इंटरव्यू देना, उसको लगता हो कि हाँ, कोई मुझे ऐसे ही
तो कुछ लोगों को क्या लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि अच्छी बात है, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाता है किसी को, लेकिन जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है उनको ऐसा लगता है कि शायद कोई हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहा है तो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, है ना। और जैसा उसका इंटरव्यू लिया जाता है जब, तो उसकी जो एक पिक्चर है वो लोगों के माइंड में सेट हो जाती है ना। जो व्यूअर्स हैं या रीडर्स हैं उनके माइंड में उनकी पिक्चर क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। और उनकी जो एक्चुअल में आइडेंटिटी है अपनी, उनकी जो खुद की पहचान है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, गुम हो जाती है। आगे देखते हैं। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had a just horror of the interviewer, and he never consented to be interviewed. It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all. Such people with much satisfaction and amusement. Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. His wife, Caroline, writes in a diary for 14th October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. It is a crime, just as much of a crime as an offense against my person as an assault, and just as much merits punishments. It is cowardly and vile. No respectable man would ask it, much less give it." Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. H.G. Wells, in an interview in 1894, referred to the interviewing ordeal, but was a fairly frequent interviewee for 40 years, and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. Yet, despite the drawback of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. Okay, चलिए पहले इतना पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे क्या बताया है, और जो चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं ना क्लियरली। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले कि सबका जो है वो अपना अपना सबका ओपिनियन है ना। इंटरव्यू को लेकर सबका अपना अपना ओपिनियन है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बहुत सारी जो पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने ऐसा कहा, या आप ये मान लीजिए कि उनके माइंड में है ना इंटरव्यू को लेकर काफ़ी इंप्रेशन जो है वो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। जैसे V.S. नाइपॉल हैं, आपके राइटर हैं, तो उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि अगर इंटरव्यू को किसी का कोई इंटरव्यू ले रहा है और वो इंटरव्यू ख़राब हो जाए, किसी भी रीज़न से बहुत ख़राब इंटरव्यू अगर वो चला जाए, है ना, अगेंस्ट में बिल्कुल हो जाए सारी चीज़ें, तो वहाँ पर वो क्या हो सकता है, उस पर्सन की लाइफ को पूरा जो है वो ख़राब कर सकता है, रियून कर सकता है। और जैसे एलिस इन वंडरलैंड जो है आपका, उसके बारे में बताया कि जिन्होंने इसको लिखा है वो कभी भी एग्री नहीं करते हैं किस चीज़ के लिए कि इंटरव्यू जो है वो ले, है ना, मतलब इंटरव्यू हो उनका। क्यों? क्योंकि वो बहुत डरते हैं, बहुत स्केयर्ड हैं वो इंटरव्यूअर के कि सामने वाला पर्सन पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या मुझे आंसर देना होगा। तो वो डरते हैं इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी, है ना। और वो इन सारी चीज़ों से हमेशा दूर ही रहे हैं और उनको कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था खास इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर कोई उनका इंटरव्यू लेना चाहता है या इवन कोई ऑटोग्राफ भी लेना चाहता है ना, तो वो हमेशा उनसे डिस्टेंस बना के जो है वो रखना पसंद करते थे बिल्कुल भी। और वो क्या बताते हैं यहाँ पे, वो जो है अपनी जो भी सक्सेस की जो भी उनकी स्टोरीज़ हैं, कैसे उनको सक्सेस मिला, इस तरह से कोई क्या पूछे कि भाई आपको इस तरह से इंटरव्यू देना है, तो वो हमेशा क्या करते थे, अपना जो भी इस तरह की कोई रिक्वेस्ट वगैरह कोई भी उनसे कहता था ना, तो वो हमेशा उनको ऐसे ना मतलब मना कर देते थे कि नहीं, मतलब ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे कुछ मीनिंग्स देख लो। रिपेल का मतलब क्या होता है, जैसे किस चीज़ को दूर भगाना एक तरह से। परसिस्टेंट मतलब क्या होता है, लगातार किसी चीज़ का। पिटिशनर्स कौन होते हैं, जो कुछ पूछते हैं आपसे, है ना। अम्यूज़मेंट आपको पता ही है, एन्जॉयमेंट है आपका। तो आगे देखते हैं, मैंने आपको और भी बताया यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग के बारे में। अब इनके बारे में आप देख लीजिए यहाँ पे। तो जो रुडयार्ड किपलिंग है वो तो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं, किस चीज़ के, इंटरव्यू को लेकर बहुत अगेंस्ट हैं उसके, थे। उनके जो वाइफ हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में एक इंसिडेंट शेयर किया यहाँ पे अपनी डायरी में। उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया। क्या था कि जब वो बॉस्टन में रहते होंगे तो वहाँ पे 2 रिपोर्टर्स ने कैसे उनका दिन पूरा ख़राब किया, कैसे उनकी लाइफ में जो भी चेंजेस आए होंगे उस टाइम पे। उन्होंने और क्या बताया, उन्होंने वो ये भी बताती हैं कि भाई उनके जो हस्बैंड है ना, इसीलिए वो इंटरव्यू देने के लिए ना हमेशा मना कर देते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इंटरव्यूज़ जो होते हैं ना वो इमोरल है, बिल्कुल भी इमोरल है बिल्कुल भी, और उनका कोई लॉजिक ऐसे बनता नहीं है कुछ भी। और वो कहते हैं, वो ये तो उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि वो जो इंटरव्यू लेने का जो प्रोसेस है ना, पूरा ये इंटरव्यूइंग जो भी है वो एक क्राइम है ना। मतलब मान लो कि एक बहुत अपराध है ये, और इसके अगेंस्ट ना पनिशमेंट होना चाहिए, जैसे बाकी क्राइम के
उनके अगेंस्ट में क्या करते हैं लोग, पनिशमेंट देते हैं ना, तो वैसे ही इसके अगेंस्ट में भी जो है पनिशमेंट जो है वो मतलब दिया जाना चाहिए यहाँ पे। ये कौन कह रहे हैं, ये रुडयार्ड किपलिंग की जो वाइफ हैं वो बता रही हैं रुडयार्ड किपलिंग क्या समझते हैं इस चीज़ को लेकर। वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है होता है इस चीज़ को लेकर, और अगर कोई एक्चुअल में रिस्पेक्ट वाला पर्सन है तो ना तो वो इंटरव्यू लेगा ना वो इंटरव्यू देगा, इस चीज़ के बारे में वो यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, फिर वो मार्क ट्वेन के बारे में बताते हैं यहाँ पे कि मार्क ट्वेन के साथ में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा कुछ साल पहले, तो वो चीज़ यहाँ पे बता देते हैं। इनके मीनिंग देख लो यहाँ पे। कंडमनेटरी का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल डिसएग्री करना किसी बात को लेकर इस तरह से, है ना, किसी की निंदा करना एक तरह से। असॉल्ट मतलब क्या होता है, किसी पे फिजिकल अटैक होना, ओके। और वाइल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अनप्लीजेंट, बिल्कुल भी अनप्लीजेंट, है ना, प्लीजेंट नहीं होगा इसका मीनिंग। रेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बिल्कुल एकदम तबाह कर देना, डैमेज कर देना बिल्कुल। और परपेट्रेटेड का मतलब क्या होता है, परफॉर्म करना किसी चीज़ को। आगे देखो यहाँ पे फिर पढ़ते हैं हम यहाँ पे, और नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे H.G. वेल्स जो है आपके नॉवलिस्ट हैं, इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं। जोसेफ स्टेलिन जो है आपके रशियन रिवोल्यूशनरी हैं, ओके। और सॉल बेलो जो है आपके ये भी एक नॉवलिस्ट ही हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो अपनी चीज़ें बताई हैं ना वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ऑर्डील का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो बहुत लंबे टाइम से चला हुआ आ रहा है और अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। विविड का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ की आपके मतलब बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ के बारे में। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, जो पहले कभी नहीं किया गया है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो जो आपके इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं और जो H.G. वेल्स हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इंटरव्यू जो है एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हो सकता है ना, उनके लिए रहा होगा। और वो कहते हैं कि उन्होंने किस किस का इंटरव्यू और किसके बारे में बताते हैं यहाँ पे, वो रशियन रेवोल्यूशनरी के बारे में बता रहे हैं, जोसेफ स्टेलिन के बारे में बता रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं था। मतलब 40 ईयर्स के बाद की ये बात बता रहे हैं कि पहले जब इंटरव्यू लिया है ना और उसके बाद जब इंटरव्यू लिया, दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि एक और राइटर सॉल बेलो वो क्या कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि इंटरव्यू जो है ना वो ऐसा लगता है जैसे फिंगर टिप्स, है ना, कि मतलब मेरे विंड पाइप पे किसी ने ऐसे हाथ रख लिया हो ना, बिल्कुल अगर आप विंड पाइप पे अपने ऐसे हाथ रखेंगे तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा ना कि आप मतलब सब चीज़ें रुक गई हैं, चॉक्ड हो गया है। तो कहते हैं कि इंटरव्यू ना बिल्कुल वैसा ही होता है कि हाँ हमारे विंड पाइप पे किसी ने फिंगर टिप रख लिया हो ना, बिल्कुल हमें दबा रहा है कोई, हमें फ्रीडम नहीं मिल रही है, बिल्कुल हम बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहते हैं मुझे सफोकेशन जैसा फील होता है वहाँ पे। उसके अलावा इनके ड्रॉबैक्स के साथ में, तो वो क्या कहते हैं कि एक्चुअल में इंटरव्यू, ये तो ड्रॉबैक्स भी यहाँ पे इन्होंने साथ साथ बता दिए हैं, बट वो ये भी कहते हैं कि जो आपका इंटरव्यू है ना, अगर आप उसको सही तरह से लें तो आप ये मान लीजिए कि अपनी ऑडियंस के साथ में कोई भी इंसान जो है जिसका इंटरव्यू हो रहा है वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, बहुत अच्छे से बातचीत कर सकता है। और यहाँ पे फिर वो और कुछ भी बताते हैं, देखो These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through इंटरव्यूज़, डेनिस ब्रेन हैज़ रिटन। अब डेनिस ब्रेन जो है उन्होंने भी यहाँ पे अपना एक स्टेटमेंट जो है वो ऐड कर दिया है। वो क्या बताते हैं कि इंटरव्यू जो है ना वो हमें हमारे साथ में जो लोग हैं, हमारे जो कंटेम्प्रेरी हैं, उनके बारे में हमें बिल्कुल क्लियर इमेज हमें प्रोवाइड कराता है। और वो क्या कहते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। तो वो कहते हैं जो भी क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं उनका सब लोग आंसर देते ही हैं ना, तो जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उससे जो इंटरव्यू है ना वो क्या करता है, उसको पावर और इन्फ्लुएंस देता है। यहाँ पे जब कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले इसका आंसर आप देने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है, आपका मन नहीं है, फिर भी आपको आंसर तो करना पड़ेगा ना, किस तरह से आप चाहे उसके फेवर में बोलें चाहे आप उसके अगेंस्ट में बोलें। तो इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यूई है ना, वो क्या करता है, वो पावर और इन्फ्लुएंस देगा किसको, जो उसका इंटरव्यू यहाँ पे ले रहा है। एक के बाद एक क्वेश्चन जो है पूछते रहते हैं और आपके सामने आंसर जो है वो आते रहते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी जो है वो आपकी फिनिश हुई। यहाँ पे अलग अलग पर्सनैलिटीज़ का क्या क्या रिएक्शन था इंटरव्यू को लेकर वो हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं पार्ट 2 में यहाँ पे क्या बताया गया है। आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज, अम्बर्टो इको। तो अम्बर्टो इको एक आपके जो है नॉवेलिस्ट थे। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ जो नॉवेल्स कब लिखता हूँ, संडेज़ में लिखता हूँ। देख लो वो कैसे अपना टाइम मैनेज कर रहे होंगे यहाँ पे। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद Padmanabhan from the Hindu. Umberto Eco, professor at the University of Bologna in Italy, and had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. Literary fiction. एक सेकेंड, कहाँ मिस हो गया? Okay, academic text, essays, children's books, newspaper articles. His written output is
ठीक है, सॉरी, स्टैजरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज़। अब देखो यहाँ पे कोई हमें अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देख लेते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला हम पार्ट पढ़ रहे हैं, ये एक इटालियन नोवेलिस्ट है जिनका नाम अम्बर्टो इको है। उनका इंटरव्यू जब लिया तो उसमें से छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिख दिया। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो है ना नॉवेल्स कब लिखता हूँ, संडेज़ में लिखता हूँ। इंटरव्यू किसने लिया, मुकुंद नाम के पर्सन ने लिया, जो कि हिंदू न्यूज़पेपर से थे आपके, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया। अम्बर्टो इको कौन थे, एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में बोलोंगना में, इटली में उस टाइम पे। और वो फेमस थे किस चीज़ के लिए, अपनी सीमियोटिक्स के लिए। सीमियोटिक क्या है आपका, सीमियोटिक का आप ये समझ लीजिए कि साइन लैंग्वेज जो होती है ना आपकी, स्टडी है साइंस की, ठीक है, उसके बारे में, लिटरली इंटरप्रिटेशन के बारे में कि कैसे लिटरेचर को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, कैसे सारी चीज़ें बताई हैं, उसके बारे में यहाँ पे ये करते थे वो। और मिडवल एस्थेटिक्स के बारे में भी वो काफ़ी अच्छा कुछ जो है आपका जानते थे यहाँ पे, है ना। मिडवल एस्थेटिक्स का मतलब समझते हैं कि एस्थेटिक मतलब होता है किस चीज़ की, ब्यूटी। तो जो आपकी मिडल एजेस थी उनकी जो पूरा डिटेलिंग थी, कैसे उनको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करते थे सारी चीज़ें अपने लिखने में, है ना, अपने नॉवेल्स में, वो यहाँ पे बताया है। फिर वो क्या बताते हैं, उन्होंने बहुत सारी वेराइटीज़ लिखी है यहाँ पे फिक्शंस के। उन्होंने जो है बहुत सारे लिटरेचर लिखे हैं, अलग अलग तरह का लिटरेचर लिखा है, फिक्शन लिखा है, एकेडमिक्स टेक्स्ट लिखे हैं, एस्से लिखे हैं, बच्चों के लिए बुक्स लिखी हैं, पेपर्स न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल्स भी लिखे हैं। और उनका जो बहुत फेमस वो हो गए थे, वो कब हुए, वो 1980 की बात है जब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी। और बुक का टाइटल था द नेम ऑफ द रोज़। और ये बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक ज़बरदस्त हिट था उनकी लाइफ में। आप ये मान लीजिए कि लगभग 10 मिलियन कॉपी से भी ज़्यादा जो है उसकी वो उस टाइम पर बिक गई थी। आगे देखते हैं। अब ये इंटरव्यू जो हो रहा है, तो यहाँ पे एक इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू, जैसे एक तो वो है जो इंटरव्यू ले रहा है और एक वो है जो एक आंसर करेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, मुकुंद ने पूछा, मुकुंद क्वेश्चन कर रहे हैं। द इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डस, है ना। ही यहाँ पे इको के लिए यूज़ किया, अम्बर्टो के लिए यूज़ किया है। तो वो किस चीज़ से क्वेश्चन करते हैं, तो वो अम्बर्टो इको के बारे में, अम्बर्टो इको से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। तो वो कहते हैं कि एक बार डेविड लॉज जो हैं उन्होंने कहीं पे पढ़ा होगा, है ना, किस चीज़ के बारे में, कि मतलब कोई कैसे इतना काम कर सकता है, कैसे कोई इतना कैपेबल है। तो वो इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछते पूछते वो उनकी तारीफ़ भी करना चाह रहे हैं ना। उनको कह रहे हैं कि भाई मतलब आप कैसे इतना सारा काम कर लेते हैं एक ही साथ में, कितने वर्सेटाइल हैं आप, एक तरह से अलग अलग काम आप कर लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे। तो अम्बर्टो इको जो है वो आंसर भी करेंगे। तो ही सेड, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। तो अम्बर्टो रिप्लाई भी करते हैं। तो कहते हैं शायद ऐसा हो सकता है ना। उनको लगता है कि हाँ मैं अच्छे से सब चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ और मैं अलग अलग टास्क भी कर लेता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कोई ऐसा कुछ करता नहीं हूँ खास, मैं बस एक ही काम जो मैं करता हूँ ना, मैं हमेशा वही काम करता रहता हूँ। तो मुकुंद पूछते हैं विच इज़, कौन सा है। तो बहुत ही क्यूरियस है ना आंसर जानने के लिए वहाँ पे। तो अब वो क्या आंसर दे रहे हैं देखो, तो वो आंसर भी देंगे यहाँ पे। अब तो अम्बर्टो इको आंसर भी देते हैं। तो वो कहते हैं नाउ दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, के मतलब बहुत डिफिकल्ट है आपके क्वेश्चन का आंसर देना। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू दैम थ्रू माई academic वर्क इन माई novels. Even my books for children are about non-violence and peace. You see, the same bunch of ethical, philosophical interest. And then I have a secret. Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms. The universe will become as big as my fist. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. एक second. In our lives, I call them interstices. Say you are coming over to my place, you are in an elevator and while you are coming up, I am waiting for you. This is an interstice, an empty space. I work in empty spaces while waiting for your elevator to come up the first to the third floor. I have already written in articles. And then he लाभ्स, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या कितना अच्छा आंसर दिया यहाँ पे, है ना। वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि वो कैसे यहाँ पे काम जो है अपना करते हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल है आपके क्वेश्चन का आंसर करना, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी चीज़ें तो यहाँ पे बताएंगे ना। तो कहते हैं कि उन्होंने जो भी बुक्स वगैरह बच्चों के बारे में लिखी होंगी, बच्चों के लिए लिखी हैं किताबें, तो वो कहते हैं कि हमेशा उसमें नॉन वायलेंस और पीस के बारे में लिखा है ना। और जो है वो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे अपना सीक्रेट शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मैं हमेशा ना जो भी मेरे पास खाली टाइम होता है पूरा, मैं उसको पूरा यूटिलाइज़ करता हूँ। और वो जो खाली स्पेस है ना, उसको यहाँ पे वो क्या कहते हैं, इंटरस्टिस बोलते हैं वो यहाँ पे वो। और वो ये भी कहते हैं कि जो एम्प्टी स्पेस है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये मान लो कि अगर आपने पूरे यूनिवर्स में से जो है खाली स्पेस बिल्कुल निकाल दिया है यहाँ पे,
एटम से सारा खाली स्पेस निकाल दिया, यूनिवर्स में से निकाल दिया, तो आप ये मान लो कि यूनिवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, और जितनी मेरी मुट्ठी है ना बिल्कुल इतना सा हो जाएगा, तो खाली स्पेस निकाल देंगे, तो इतना सा रह गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो जो खाली स्पेस है उसकी भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे वो बता रहे हैं। और वो यहाँ पे कहते हैं कि मान लो अगर मेरे घर पे कोई गेस्ट आ रहा है या कहीं पे कोई आ रहा है तो वो घर तक आएगा, मान लो वो नीचे से ग्राउंड फ्लोर से ऊपर कहीं पे जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो खाली टाइम है ना, वो वेट कर रहे हैं उनका, तो वो कहते हैं कि जब तक कोई ऊपर आएगा ना और मैं वेट कर रहा हूँ अपने गेस्ट का, उस टाइम वो टाइम क्या है मेरे लिए, एम्प्टी स्पेस है, और मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करूँगा बिल्कुल। और मैं वहाँ पे क्या करूँगा, मैं वहाँ पे तब तक एक आर्टिकल जो है मैं लिख चुका होऊंगा। तो वो कहते हैं कि इस तरह से मैं जो है अपना काम करता हूँ। और वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो अपना टाइम ऐसे वेस्ट कर देंगे, बैठे हैं किसी का वेट कर रहे हैं बट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस बैठे ही तो हैं, जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा कहीं नहीं करता था, मैं अपने टाइम को पूरा अच्छे से यूज़ यहाँ पे करता था। मुकुंद और क्या कहते हैं यहाँ पे, फिर वो और क्वेश्चन पूछते हैं, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। तो कहते हैं कि हर कोई तो ऐसा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ही अलग सा काम करते हैं आप। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट. It is a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach, or it's something that just came naturally to? तो वो क्या कहते हैं कि बहुत ही अलग सा काम आप करते हैं, और उनके जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत अलग होते हैं, बाकी के जो आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते होंगे उनसे काफ़ी अलग रखते हैं, है ना। और वो कहते हैं कि उसमें पर्सनल टच नहीं रहता है बिल्कुल भी, बहुत ही ड्राई, मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बोरिंग है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मेलोडियस से हैं, मोनोटोनस है, सॉरी, है ना। और वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि जो आपकी जो राइटिंग्स हैं, है ना, उनमें एक पर्सनल टच है अपना खुद का, और वो एक अलग तरह से लिखते हैं, उनका एक यूनिक स्टाइल है किसी चीज़ को लिखने के लिए। और वो क्या पूछते हैं कि क्या वो आपने मतलब अपनी मर्ज़ी से वो एक तरीका जो है आपने अपनाया है इस चीज़ को लिखने का, क्या आप इसी तरह से लिखेंगे, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, या फिर जस्ट ये नेचुरल है कि आपके पास अपने आप ये कि आप उसको वैसे ही लिखते हैं, या जानबूझ के आप इसको इस तरह से लिखते हैं। तो अम्बर्टो इको क्या कहते हैं, वो कहते हैं, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल dissertation in Italy, one of the professors said, scholars learn a lot of certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusions. You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors. At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation at a book, which meant he appreciated it. Okay, at that point, at the age of 22, I understood a scholarly book should be written the way I had done, but telling the story of the research. This is why my essays always have a narrative aspect, and this is why probably I started writing narratives so late at the age of 50, more or less. अब देखो अम्बर्टो इको जो है वो कहते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं कि मैंने कैसे सब चीज़ें सीखी हैं, कहाँ से मुझे आइडिया मिला। तो कहते हैं कि जब वो इटली में थे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो वहाँ पे प्रोफेसर थे, उन्होंने इनको कहा कि उसकी जो थीसिस है वो काफ़ी लोग, जो बाकी बच्चे हैं, जो बाकी स्टूडेंट थे, स्कॉलर्स थे, उनसे काफ़ी अलग थी उनकी जो उनका रिसर्च वगैरह था। उन्होंने स्टोरी बताई इस चीज़ के बारे में, उन्होंने कहा कि भाई तुम अपनी स्टोरी बता दो कि तुमने कितनी बार ट्राई किया, कितनी बार तुमने गलत किया, सारी चीज़ें से हम करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, बिल्कुल वैसे ही। तो जो भी तुमने ट्रायल्स किए, जो भी तुम्हारे एरर थे, वो तुम बताओ कि रिसर्च करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आई तुम्हारे साथ में। और बाकी के जो दूसरे जो और वो क्या पूछते हैं उनसे, कहते हैं कि जैसे हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस जब करते हैं तो एजम्पशन ही मान के करते हैं किसी चीज़ को। लोग क्या करते हैं, अपने एजम्पशन करेंगे, गलत करेंगे, उनको सही करेंगे, फिर फाइनली कंक्लूड करेंगे सारी चीज़ों को। तो वो कहते हैं कि यही रीज़न था कि प्रोफेसर जो था उन्होंने क्या काम किया, उनकी थीसिस को एज ए बुक जो है वो उन्होंने पब्लिश करा दिया। जब वो 22 के थे तब उनको समझ में आती हैं सारी चीज़ें, है ना। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से मैंने लिखा ना, मतलब जो बुक्स हैं उनको किस तरह से लिखा जाना चाहिए, है ना, कि अपनी जो रिसर्च है उसकी सारी चीज़ें बताओ ना, कि वहाँ पे आपके क्या प्रॉस और कॉन्स रहे हैं सारे, वो वहाँ पे बताओ। तो वो कहते हैं इसीलिए मेरे जो एसेज हैं ना उनमें एक नैरेटिव जो है, एक वे होता है बिल्कुल बताने का। और वो कहते हैं कि मैंने इसी तरह से अपनी सारी जो मैं लिखता हूँ, जो भी मैं नरेशंस करता हूँ, जो भी मैं नैरेटिव्स लिखता हूँ सारी की सारी, या नॉवेल्स लिखता हूँ मतलब, तो मैं उनको ऐसे ही लिखता हूँ। और वो कहते हैं इतना लेट मैंने स्टार्ट किया, 50 की एज में जो है उन्होंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की हैं, कि 50 या कम या ज़्यादा वो सब चीज़ें, है ना। तो कहते हैं कि लगभग 50 की एज में जो है उन्होंने ये लिखना स्टार्ट किया। फिर वो और क्या बताते हैं, आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थेस वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन एसेइस्ट एंड नॉट अ नॉवलिस्ट. ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग one day or another, but he died before he could do so. I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. I had nothing to do
डे एंड सो आई स्टार्टेड नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन। अब वो यहाँ पे और क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि उनका जो इनके जो फ्रेंड थे अम्बर्टो इको के, है ना, उनके बारे में यहाँ पे बताया है। वो कहते हैं कि मेरा जो फ्रेंड था रोलैंड, वो भी ये चाहता था कि वो जो है एक नॉवलिस्ट हो जाए, एसेइस्ट भी हो जाए, नॉवलिस्ट भी हो जाए। वो एसेइस्ट तो था बट नॉवलिस्ट नहीं था। लेकिन फाइनली उसकी जो अनफॉर्चुनेटली उसकी जो ये विश थी वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि वो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। फिर वो कहते हैं कि इको अपने बारे में क्या बता रहे हैं अम्बर्टो, वो कहते हैं कि मेरे साथ तो एक्सीडेंटली ऐसा हुआ, मतलब अचानक से। एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि चोट लग गई, मतलब सडनली ऐसा हुआ। और वो कहते हैं कि जब वो चीज़ें लिखते थे तब उन्हें सारी चीज़ों को सीखा, स्टार्ट किया, कभी उन्हें फ्रस्ट्रेशन या कुछ ऐसा कभी फील नहीं हुआ। जो भी वो लिखते थे उससे वो बिल्कुल सेटिस्फाइड थे, है ना, जिस चीज़ के लिए वो लिख रहे थे उस चीज़ से वो बिल्कुल सेटिस्फाइड थे, जो वो नरेशन जो है किया करते थे। अब मुकुंद फिर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। यू हैव रिटन 5 novels अगेंस्ट मेनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम। तो उनका एक नॉवल है, ठीक है, उस नावल के बारे में यहाँ पे वो बात करते हैं। तो कहते हैं कि इतने फेमस हो गए आपने, जो नावल लिखा था द नेम ऑफ द रोज़, उसके बाद आप इतना ज़्यादा फेमस हो गए हैं, और एक अकेडमिक से जो है आप इतने फेमस नावलिस्ट हो गए हैं। और वो कहते हैं कि कितनी, वो बता रहे हैं कि मतलब 20 वर्क से भी ज़्यादा, 20 से भी ज़्यादा जो है उन्होंने काम जो है वो किया है ना। और नॉवेल्स भी उन्होंने कितने बताए हैं आपने, 5 नॉवेल्स बताए हैं यहाँ पे, मतलब ओके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि 5 नॉवेल्स आप लिख चुके हैं, है ना, और अपने नॉन फिक्शन के लिए भी वो बताते हैं कि लगभग 20 जो है आपने वर्क कर लिया है इस फील्ड में। तो अम्बर्टो इको उनका जो ये था वैल्यू, इसको ठीक करते हैं, वो कहते हैं 40। वो कौन कहता है ओवर 40 अमंग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स, बट ask most people about Umberto Eco and they'll say, oh, he is the novelist. Does that bother you? अब वो आगे क्या बताते हैं यहाँ पे, अब वो बहुत सरप्राइज हो गए कि वो तो 20 सोच रहे थे, अब कितना बता दिया उन्होंने, 40 बता दिया, है ना। तो उनमें से एक जो है उनकी जो स्टडी ऑफ साइन है, सेमियोटिक्स है, उसके बारे में भी वो बताते हैं यहाँ पे। और वो कहते हैं कि क्या सब मतलब परेशान होते हैं वो इन सब चीज़ों से, उनसे पूछते हैं कि वो सब इन सब चीज़ों से परेशान होते हैं कि जब लोग उनको एज ए नॉवलिस्ट याद करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। तो अम्बर्टो इको क्या कहते हैं वहाँ पे, येस, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट नॉवेल्स ऑन संडेज, इट्स नॉट अ जोक, आई पार्टिसिपेट इन academic conferences and not meetings of pen club and writers, identify myself with the academic community। तो यहाँ पे वो अम्बर्टो इको जो है वो देखो क्या बता रहे हैं, बट ओके if they most people have read only the novels, laughs and shrugs, I know that by writing novel I reach a larger audience, I cannot expect to have 1 million reader with stuff of semiotics। अब उन्होंने क्या कहा, अम्बर्टो को रिप्लाई भी करेंगे बिल्कुल, है ना। तो वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ, मुझे थोड़ा मतलब परेशानी होती है इस चीज़ से कि मुझे जो है नॉवलिस्ट के तौर पे मुझे जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरी तरफ वो अपने आप को क्या समझते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो एक एकेडमिक कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, क्योंकि वो अपने आप को एक प्रोफेसर जो है कंसिडर करते थे हमेशा, जो नॉवेल्स लिखते थे सिर्फ संडेज़ को। जितने भी कॉन्फ्रेंसेज होती थी एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, उनको वो अटेंड करते थे, ठीक है। मीटिंग्स वगैरह में ऐसा कुछ वो नहीं करते थे, राइटर्स की मीटिंग वगैरह को जो है वो नहीं अटेंड करते थे बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ वो और क्या बताते हैं यहाँ पे कि वो कहते हैं कि वो बिल्कुल अवेयर हैं इस चीज़ से, है ना। वो पसंद तो नहीं करते थे बट उनको नॉलेज थी इस चीज़ की, है ना, कि नॉवेल्स लिखने के लिए इस तरह से। और उनको लगता था कि भाई अगर नॉवेल्स लिखेंगे तो काफ़ी लोगों की रीच में वो आ जाएंगे, ऑडियंस जो है वो बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगी उनके पास में। और वो कहते हैं ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपके पास ऑडियंस है बहुत अच्छी खासी, तो आप ये मान लो कि अगर 1 लाख रीडर्स हैं आपके पास, 1 मिलियन रीडर हैं आपके पास, है ना, तो उनको ये तो है नहीं कि वो साइन स्टडी जो आप करते हैं साइन की, उसके बारे में लोग पढ़ेंगे, उनको कुछ और स्टफ भी तो चाहिए ना पढ़ने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग सा। तो मुकुंद कहते हैं which brings me to the next question. The Name of the Rose is a very serious novel. It is a detective yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology and medieval history, yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? तो मुकुंद ने अपना टॉपिक जो है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया अपना माइंड, और फिर वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं द नेम ऑफ द रोज़ नावल के बारे में। कहते हैं बहुत ही सीरियस नावल था, है ना, और काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा ऑडियंस को इसने अट्रैक्ट किया। क्या था, एक डिटेक्टिव स्टफ था इसमें, डिटेक्टिव स्टोरी थी यहाँ पे, जिसके अंदर मेटाफिजिक्स के बारे में, थियोलॉजी के बारे में, थियोलॉजी क्या था, रिलीजन की जो स्टडी है उसको कहते हैं, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो अम्बर्टो से पूछते हैं कि क्या आप बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हुए इस चीज़ से, क्या आपको सक्सेस मिला उस चीज़ से, आप बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुए। तो जब उन्होंने पूछा मुकुंद ने कि क्या आप थोड़ा कन्फ्यूज हो गए ये सारी चीज़ें देख कर, ये सारी चीज़ें सुनकर,
तो अम्बर्टो इको क्या जवाब देते हैं, कहते हैं नो, कह रहे नहीं। जर्नलिस्ट आर पजल्ड एंड समटाइम्स पब्लिशर, तो कहते हैं मैं पजल नहीं हुआ, पजल कौन हो जाते थे, जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स हो जाते थे कभी कभी। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उनको लगता था, ऐसा इसलिए था कि वो इसलिए पजल्ड हो गए थे क्योंकि जो जर्नलिस्ट या पब्लिशर्स थे उनका ऐसा मानना था कि जो लोग हैं, है ना, जो कॉमन ऑडियंस है, उनको क्या है कि उनको डिफ़िकल्ट रीडिंग अच्छी नहीं लगती है, मतलब कि बिल्कुल कोई सीधी सीधी स्टोरी दे दो वो उन्हें समझ में आती है, वो उनको अच्छी लगती है, बट जो कोई स्टोरी जिसके अंदर कोई मिस्ट्री हो, सस्पेंस हो, थ्रिलर हो, ऐसा कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसा उनको लगता था। Consider there are 6 billion people on this planet. The name of the rose sold between 10 and 15 million copies. So in a way I reached only a small percentage of reader, but it is exactly these kinds of reader who don't want easy experiences, or at least don't always want this. I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoy it and I need it, but not all day. तो वो क्या बताते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इस प्लानट पे इतने सारे लोग हैं, लगभग 6 बिलियन पीपल हैं, और जो नेम ऑफ द रोज़ है उसकी जो कॉपीज़ हैं वो कितनी बिकी थी, वो 10 से 15 मिलियन कॉपी जो है उसकी बिक गई थी। तो कहते हैं कि तब उनको ये चीज़ समझ में आई यहाँ पे कि वो तो थोड़े से लोगों के पास तक ही पहुँच पाई है ना, जो आपके ये थे अम्बर्टो इको, वो कहते हैं कि ज़्यादा परसेंटेज में लोगों के पास वो नहीं पहुँच पाए हैं। तो वो कहते हैं कि जो रीडर्स हैं ना, उनको ऐसे सीधे सीधे कोई स्टोरी, बिल्कुल सिंपल सी कोई स्टोरी जो है वो पसंद नहीं आती है, उनको जो थोड़ा मिस्ट्री वाली चीज़ें, सस्पेंस वाली हैं, वो अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं कि मैं भी खुद ऐसा करता हूँ, डिनर करने के बाद मैं भी जो है टीवी देखता हूँ, और मैं उसमें जो है मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम देखता हूँ, तो कहते हैं मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, सब चीज़ें ओके हैं, बट मैं ये तो नहीं कि पूरे दिन उनको देखता रहूँगा, क्योंकि वो सीधी सीधी स्टोरी होंगी, और मुझे जो है वो क्या चाहिए, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टफ चाहिए पढ़ने के लिए। मुझको कहते हैं कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डील्ड विद द पीरियड ऑफ मीडियल हिस्ट्री दैट, तो मुकुंद कहते हैं कि क्या जो आपकी नॉवल थी इसकी जो सफलता का राज है वो ये तो नहीं था कि इसमें मीडियल हिस्ट्री का कुछ पार्ट लिया गया था, कुछ चीज़ इसके बारे में दी गई थी यहाँ पे। तो अम्बर्टे को कहते हैं दैट्स पॉसिबल, हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। तो एक और स्टोरी बताते हैं, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज़ वाइस मैन। तो कहते हैं कि स्टोरी सुनाने में जो है वो बिल्कुल परफेक्ट कहते हैं अपने आप को। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड, उनके एक अमेरिकन पब्लिशर थे, उन्होंने क्या कहा, वो उनकी किताब अच्छी लगती थी, इनकी अम्बर्टो इको की किताबें जो है वो उनको अच्छी लगती थी, लेकिन उनको ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसकी जो है बहुत ज़्यादा कॉपी जो है वो बिक जाएंगी। तो उनका ये मानना था कि 3000 से ज़्यादा कॉपी नहीं बिक पाएंगी, इन्होंने जो नॉवल लिखा था, लोगों को ये सब पसंद नहीं आएगा। बट जब उनको एडवांस भी दे दिया गया था, 3000 कॉपीज़ के समथिंग जो है उनको एडवांस दे दिया गया था, बट लास्ट में जब यूएस में ये कॉपी पब्लिश हुई तो वहाँ पे कितनी 2 से 3 बिलियन जो है कॉपीज़ की बिक गई थी। बहुत सारी जो बुक्स हैं उनको जो है मिडवल टाइम से पहले लिखा गया था, यहाँ पे वो बताते हैं। तो वो कहते हैं कि आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ अ मिस्ट्री, कहते हैं कि इस बुक की सक्सेस का राज जो है वो उनके लिए भी मिस्ट्री ही है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आई थिंक इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 ईयर्स अर्लियर और 10 ईयर्स लेटर, तो वो कहते हैं कि अगर मैंने इस नॉवल को 10 साल पहले 10 साल बाद में लिखा होता तो वो सेम नहीं होती बिल्कुल, जितनी सक्सेस उसको उस टाइम पे मिली ना उतनी वो नहीं मिल पाती है। और वो कहते हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये अब तक मिस्ट्री जो है वो क्यों बनी हुई है। तो हमने 2 पार्ट्स पढ़े यहाँ पे। पहले वाले में हमने अलग अलग जो लोग हैं उनका अलग अलग रिएक्शन पढ़ा, किस चीज़ को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, और सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा कि अम्बर्टो इको ने कैसे अपने टाइम को मैनेज किया। देखो वो खाने टाइम नहीं रखते थे बिल्कुल भी अपना, अगर उनको थोड़ा सा भी टाइम मिला है तो वो उस टाइम को यूटिलाइज जो है आपका कर लिया करते थे। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।